फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज इस सेशन में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े, जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था उस चैप्टर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए या अन्य भी एग्जाम के लिए, यहाँ पे जितने भी रिवोल्ट दिए गए हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी या किसी भी अन्य दरोगा एग्जाम या किसी भी। तो आप ये सेशन को पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। इस सेक्शन से मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आएगा, चाहे भी कोई भी एग्जाम हो। जहाँ पे भी झारखंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा और ध्यान पूर्वक सारे पॉइंट को, जो ऑलरेडी इसमें कुछ कुछ बोल्ड मिलेगा और जो मैं बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनजातीय विद्रोह का कारण देखते हैं पहले क्या था। तो इसके 3 कारण थे क्यों कोई विद्रोह करता है। तो उसका 3 कारण था। एक था राजनीतिक कारण, एक था दूसरा था आर्थिक और तीसरा था सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। तो एक थोड़ा हम पहले यहाँ पे इंट्रो पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए राजनीतिक कारण में क्या क्या था। चलिए इस तरह से मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से दिखे। आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं इस तरीके से कर सकता हूँ ताकि आपके डिस्प्ले पे काफी अच्छे से दिखे। तो राजनीतिक कारण में देखिए क्या क्या हो सकता है। तो पहला है आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास। तो विद्रोह का ये भी कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास किया जा रहा था, इसीलिए लोग विद्रोह किए। फिर आदिवासी शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास। फिर है उसके बाद आदिवासी स्वायत्ता पर नियंत्रण का प्रयास। ये आप भूमिका समझिए कि क्यों विद्रोह अगर हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए इस क्षेत्र में, तो क्यों हुए, तो वो आपको उससे पहले जानना जरूरी है। तो देखिए ब्रिटिश नियमों एवं कानूनों को थोपने का प्रयास, ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना। तो ये जितने भी कारण हैं, तो आप अगर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। 3 कारण दिखा के फिर उसमें पॉइंट सब पॉइंट दिखा सकते हैं। तो ये पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए आर्थिक कारण क्या क्या था। तो जमींदारों साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना, जो कि जैसे कि हमेशा आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि लोन दे दिया जाता था काफी हाई इंटरेस्ट पे, और लोन नहीं चुकाने के कारण उनका जमीन जायदाद को हथिया लिया जाता था। फिर है अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू करना, अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव, कृषि संबंधी अन्य समस्याएं, वन कानून द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण, और आखिरी जो है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारण जो है जनजातीय परंपराओं का हस्तक्षेप। मतलब कि बाहरी हस्तक्षेप जो होता है जनजातीय परंपरा है वो फिर दिकुओं द्वारा आदिवासियों का हीन समझना और ईसाई धर्म का विस्तार हेतु प्रयास। तो ये सारा कारण जो है आपका वो था विद्रोह का कारण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये बुक में जो दिया गया है उड़ान बुक में, वो है ढाल विद्रोह। तो इसका जो समय काल है वो है 1767 से 1777 के बीच में। यहाँ पे पहली देख लेते हैं बोल्ड में क्या दिया है। झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह ढाल विद्रोह था। तो देखिए पहला क्वेश्चन बनने का संभावना आपका यहीं पे इंपॉर्टेंट हो गया कि पहला विद्रोह कौन सा था। तो ढाल विद्रोह। बिल्कुल आराम से हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप भरोसा रखिए आपको सारा कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा प्रश्न आएगा और शायद से आ भी चुका है विभिन्न एग्जामों में। तो ढाल विद्रोह का अर्थ होता है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। तो देखिए पूछा जा सकता है ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है। तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, मतलब सभी लोग राज परिवार के साथ साथ जितनी जनता था सभी लोग मिलकर विद्रोह करेंगे, वही था आपका ढाल विद्रोह। फिर है अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो देखिए विद्रोह भड़का क्यों था कि अंग्रेजों ने क्या किया, सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, इसी वजह से ये विद्रोह फैला था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो कि 1777 ईस्वी तक यानी कि 10 वर्षों तक चला। ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है कि ढाल
विद्रोह कितने वर्षों तक चला? तो 10 वर्षों तक। इस विद्रोह को ढालबुम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को, मतलब इसको हटाकर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। फिर है आपका, इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसको? तो लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। ये जो आए वो असफल रहे। अब आगे देखते हैं। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो वापस से फिर क्या हुआ? 1777 में जो कंपनी शासन था वो वापस से जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार कर लिया, तो विद्रोह खुद ब खुद समाप्त हो गया। ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को अधिकतम 4,000 रुपये कर देना पड़ता, कर देना स्वीकार किया गया, मतलब कि 4,000 अब कर देना पड़ेगा। 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, और ये 7th जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप इस पे। चुआर विद्रोह, इसका समय काल है 1769 टू 1805, यानी 1769 से 1805। अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआर या चुआड़ चीनी सॉरी नीची जाति के लोग कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ा। तो देखिए, अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को क्या कहते थे? चुआर या चुआड़। इसी वजह से, यानी कि निजी जाति के लोग को बोलते थे, तो इसी वजह से का नाम चुआर विद्रोह पड़ा। सामान्यतः चुआर लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती व वनोत्पादों के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही, यानी कि पाइक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, के रूप में कार्यरत थे। तो देखिए, चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसको आप ध्यान में रखिएगा। किस विद्रोह में यह नारा दिया गया? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था। 2-3 बार आप खुद से वीडियो को पॉज करके बोलिए, खुद ब खुद देखिए, आपको याद हो जाएगा। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करने, जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध यह विद्रोह किया। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा, देखिए ये पूछा गया है, में भी फैला हुआ था। इस क्षेत्रों को आपस में मिलाकर जंगल महल कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जंगल महल किसको कहते थे? तो ये सारे क्षेत्र को मिलाकर। घटवाल, पाइक व जमींदार समुदायों के समर्थन कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, जो कि 1769 से 71 तक, मंगल सिंह 1782 से 84 तक, लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह 1798 से 99 तक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाणभूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी। देखिए, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। ले गुड़ियार, कैप्टन फोर्ब्स व मेजर क्राफ्ट को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं देने का निर्णय लिया। 6 मार्च 1800 ईस्वी को इस प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था ध्यान रखिएगा, कौन सा? तो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त की व्यवस्था की गई। साथ ही पैकों की जब्त भूमि की वापसी व जमींदारों की भूमि की अवैध नीलामी पर रोक का भी निर्णय लिया गया। 1805 ईस्वी के जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। तो ये था आपका चुआर विद्रोह। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चेरो विद्रोह। तो देखिए, प्रथम चरण है इसका 1771 से
सॉरी 70 से 71। तो उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय, एकदम आराम से पढ़िए, बिल्कुल आपको याद होगा। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जय सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरोध, एक सेकंड कलर चेंज हो गया है पेन का, रेड ही ठीक रहेगा, चलिए, विद्रोह किया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय के समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन देखिए कौन किया, जैकब कैमक द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का दमन किसके द्वारा किया गया, तो जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया तथा 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया। अब इसका द्वितीय चरण देखते हैं, जो कि है 1800 से 1819 तक का, मतलब लगभग 19 से 20 साल तक। तो चलिए, इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में क्या नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिएगा इस नाम को, भूखन सिंह को। और इसी कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। ध्यान रखिएगा किसके नेतृत्व में, तो कर्नल जोन्स के नेतृत्व में। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल, ध्यान रखिएगा किसका, एक सेकंड, जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। और 1813 में चेरो राजा चूड़ामल राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों के नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। तो देखिए इस तरह से चेरो राजवंश समाप्त हो गया। साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, अंग्रेजों ने 1809 में जमींदारी पुलिस का गठन किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था चुआर विद्रोह को दमन करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1809 में जमींदारी पुलिस बल का गठन किस लिए किया गया था, चुआर विद्रोह को दमन करने के लिए। देखिए, उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार एवं पूर्व के राजा एवं उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह एवं रंका के श्री प्रसाद सिंह ने किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। इसका विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने रफसेज को नियुक्त किया, जिसने कई जमींदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1819 में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेवारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 में चेरो ने घनश्याम सिंह व अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से विद्रोह चलते रहा। तो जो खास बात था यहाँ पे आपको बता दिया गया है, जमींदारी पुलिस का मेनली रूप से जो बोल्ड कर दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब है आपका भोगता विद्रोह, ध्यान दीजिएगा इस पे। और इसका समय काल है, समय अवधि है 1770 से 71। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर प्रारंभ हुआ तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व ध्यान रखिएगा किनके द्वारा, तो जयनाथ सिंह भोगता चित्रजीत राय दीवान ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। यद्यपि जगन्नाथ सिंह ने कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयसिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोगता एवं चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि चेरो और भोगता किस विद्रोह में साथ थे, तो भोगता विद्रोह में। ध्यान रखिएगा। फिर जयसिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। तो ये था आपका भोगता विद्रोह। 3 नाम याद रखना है इसमें, गोपाल राय, जयनाथ सिंह भोगता।
और चेरो जो था उसके मिलके ये विद्रोह में सहयोग दिया था। अब है आपका घटवाल विद्रोह। इसका समय अवधि है 1772 से 1776। बहुत छोटा छोटा विद्रोह है, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह, देखिए ये पूछा गया कि राज्य पर उसके एक संबंधी तेज द्वार अधिकार जताने पर अंग्रेज ने तेज सिंह का समर्थन किया। परिणामतः अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। तो देखिए ये क्यों हुआ था घटवाल विद्रोह। फिर बोला इसमें अगला पॉइंट है, यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को आरंभ हुआ तथा रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। अब आइए देखते हैं क्या, काफी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान पूर्वक आराम से सुनिए, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा कि किस तरह देखिए ये राज्य पुराने मतलब इस राज्य का पुराना इतिहास कैसा है। तो चलिए देखिए, घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैमक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार विद्रोह बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए समाप्त हो गया। इस विद्रोह में क्षय व चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया था। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह के रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद भी कभी शांत नहीं रहा तथा वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह समर्थक था। अंग्रेजों को रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु इससे इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया, जो कि अभी बांग्लादेश में है। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन कॉर्फर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्ति कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। अब नेक्स्ट है आपका पहाड़िया विद्रोह। इसका समय अवधि है 1772 से 1782, यानी कि लगभग 10 वर्षों तक। तो आइए इसको ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं, एक माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया, जिसमें से ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी अगर झारखंड में देखा जाए तो अप्रॉक्स 40% जो ये है सबसे ज्यादा माल पहाड़िया है। तो देखिए, सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती हैं। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों 72, 78, 79 मतलब 79, 81, 82 में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह का कारण भिन्न भिन्न थे। तो देखिए, अलग अलग कारणों से अलग अलग चरणों में विद्रोह हुआ, तो ध्यान से देखिए, मजा आएगा, आगे आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और एग्जाम के लिए आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी। तो देखिए, 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की निस्सह एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी। जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके संबंध अच्छे थे। विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना आढ़ी ने किया। तो देखिए, ये नाम याद रखिएगा, रमना आढ़ी, तो पहला चरण का विद्रोह हुआ। फिर 1778 ईस्वी में आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए अंग्रेजों के करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु सरकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। अब इसके तीसरा चरण को देखते हैं, एक सेकंड। चलिए, तो तीसरा चरण 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1781-82 ईस्वी में विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह दामिनो कोह के विरोध में किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया।
तथा 1832 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिने को कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर दामने को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया। ये पॉइंट को आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1790 से 1810 के बीच अंग्रेज क्या किए कि उस क्षेत्र में संथालों को आश्रय दिया, और 1832 में, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डेट भी, और देखिए क्या किया, अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को क्या किया, दामने को घोषित कर दिया। और ये किसके आधार पे किया, तो कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पे, ध्यान रखिएगा इसको, और ये सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने किया, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको, ये वाला पार्ट। अब उसके बाद है तमाड़ विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। ध्यान दीजिएगा इस पे, तमाड़ विद्रोह का खास बात क्या है, इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजी द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। तो पहली बार तमाड़ क्षेत्र में हुआ था, और किस लिए हुआ था, तो यहाँ देख लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी, मतलब काफी भयानक था ये तमाड़ विद्रोह। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पूछा भी गया क्वेश्चन। देखिए यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ, तो काफी लंबा हो जाएगा, तो आइए हम लोग एक एक चरण करके पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण है 1782 से 83। तो सन 1782 में रामगढ़ पंचायत तथा बीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया, तो भोलानाथ सिंह ने। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रमण रुख अख्तियार कर लिया। साथ ही विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। अगला पॉइंट है, सन 1783 के अंत में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स कारफोर्ड द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किए जाने के बाद यह विद्रोह अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो गया। तृतीय चरण पढ़ने से यहाँ पे देख लेते क्या दिया गया। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो चलिए दूसरे चरण में देख लेते हैं। पहले चरण का नेतृत्व भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था, यहाँ देखिए। और दूसरे चरण 5 वर्षों बाद 1789 में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा नाम, दूसरे चरण का नेतृत्व विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन होगन को भेजा गया, जो असफल रहा। पुनः अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विद्रोह अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। फिर अब इसका तृतीय चरण देखते हैं, जो कि है 1794 से 1798 के बीच में। 1794 ईस्वी में विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 ईस्वी में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों के साथ दिए जाने के कारण सोनाहत्तू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, बिशुनपुर के ठाकुर हरिनाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता राम शाही मुंडा ने भी इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। विद्रोहियों द्वारा रिश्तेदार की हत्या किए जाने के बाद राहे के राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए। 1798 में, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, कैप्टन लिमंड द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टन बेन द्वारा भोला नाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया। अब इसका चौथा चरण देखिए, जो कि 1807 से 1808 के बीच का है। तो 1807 में दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ किया।
तो ये काफी हिम्मत वाली बात है कि एक विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद फिर से लोग एकजुट होकर पुनः विद्रोह करते थे। चलिए 1808 में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मान की गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। फिर अब इसका पांचवा चरण है। पांचवा चरण में 1810 ईस्वी में नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को भेजा गया, जिसने 1812 ईस्वी में नावागढ़ पर हमला कर दिया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद यह विद्रोह मंद पड़ गया। अब इसका आखिरी चरण बचा है, छठा चरण। तो चलिए छठा चरण का टाइम पीरियड देख लेते हैं, 1819 से 1821। तो 1819 में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिससे सबसे प्रमुख नेता रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा था। देखिए सभी ये एक टाइम पीरियड चरण और उसका नाम याद रखिए किनके नेतृत्व में हुआ, बस इतना। आप एक पेज पे वन लाइनर टाइप का लिखते जाएंगे तो ये रिवीजन के लिए काफी अच्छा होगा। और इसके अतिरिक्त इसमें दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मुचिया राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झुलकारी मुंडा, टेपा मानकी, शंकर मानकी, चंदन सिंह, घुनसा सरदार आदि ने भी भाग लिया। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज ने एजे कोलविन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए। अब है जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा के गिरफ्तार होने के साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो देखिए तमाड़ विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण हम लोग डिटेल पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक रिवीजन हो जाएगा। तो प्रमुख नेता कौन थे और दमनकर्ता, जो मैं आपको पेज पे लिखने बोल रहा था, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए अवधि था, मैं अवधि रिपीट नहीं करूंगा, आप यहाँ पे बस नाम देख लीजिए। पहला चरण का ठाकुर भोलानाथ सिंह हुआ, मुंडा समूह। दूसरा में और इसको दमन करता था मेजर जेम्स कारफर्ड। फिर दूसरा का था विष्णु मानकी, मौजी मानकी, दमन करता थे लेफ्टिनेंट कूपर। तीसरा में ठाकुर भोलानाथ सिंह, कैप्टन लीमंड व बेन। फिर चौथा में दुखन मानकी और इसके दमन करता थे कैप्टन रफसीज। पांचवा में थे बख्तर शाह और इसके दमन करता थे एल.एच. ओडोनेल। और छठा था रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा और इसके दमन करता थे रफसेज व कोलविन। अब है तिलका आंदोलन। तो देखिए तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 में ईस्वी में तिलका मांझी और उनके समर्थकों द्वारा की गई। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालों की नीति के विरोध में तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी अधिकारियों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनची वनचरी जोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो भागलपुर का पुराना नाम भी वनचरी जोर था। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। तिलका मांझी उर्फ जाबरा पहाड़िया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। तो पूछा जाएगा कि साल के पत्तों का प्रयोग किस आंदोलन में यूज किया गया था, तो तिलका आंदोलन में। और तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या था, तो जावरा पहाड़िया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन के दौरान अपनी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। इस विद्रोह के दौरान 13 फरवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। चलिए आगे देखने से पहले यहाँ पे जो हाईलाइट में दिया गया वो देख लेते हैं। तिलका मांझी का एक अन्य नाम क्या है, तो जबरा पहाड़िया। तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया। तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तिलका आंदोलन के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग आंदोलनकारियों ने किया और जौराह नामक व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़ने में अंग्रेजों की मदद की थी। चलिए आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, पता चल जाएगा। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी में की गई। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको।
संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमजोर पड़ गए तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जौराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया और 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा इस पे। इस यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि देखिए आप जितने भी स्टार लगे हुए हैं इस तिलका मांझी में, देखिए ये वाला पॉइंट, फिर आपको यहाँ क्यूलैंड वाला, और फिर इधर किस टेक्निक से गुरिल्ला भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए तिलका मांझी को 1785 में कब फांसी दिया गया, तो 1785 में भागलपुर के बरगद के पेड़ में से फांसी, किस पेड़ से, तो बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखंड की स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी थे। ये भी प्रश्न पूछा गया, तो इसको आप चाहे तो बैक करके तिलका मांझी यहाँ से आप फिर से एक बार देख लीजिए, तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। फिर है मुंडा विद्रोह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोह की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा गुनाम इसमें देखिए 2000 आई थिंक 21 में यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया, तो काफी महत्वपूर्ण है ये मुंडा विद्रोह। तो चलिए देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि उलगनान विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो देखिए इनमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप था। बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से निम्न विद्रोह का संचालन किया गया। तो देखिए 5 है, तो देख लेते हैं। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1796 में सिल्ली एवं राहे राहे का मुंडा विद्रोह, 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, 1819-20 में पलामू का मुंडा विद्रोह, और 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे मुंडा विद्रोह, तो 1793 ईस्वी का मुंडा विद्रोह वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, जिसका विस्तार बुंडू राहे में हुआ। इस विद्रोह का कारण बुंडू और राहे के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता को अस्वीकार करना था। इस विद्रोह का दमन मेजर फॉलर द्वारा किया गया। अब है 1796 का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। तो 1796 में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह को राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। फिर 1807 ईस्वी का तमाड़ एवं मुंडा विद्रोह। तो 1807 में तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो दुखन मानकी ने किया। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। फिर 1819-20 का पलामू का मुंडा विद्रोह। तो पलामू में 1819-20 में भूखन सिंह के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह का संचालन हुआ था। सारे नेतृत्वकर्ता का नाम आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर है 1832 में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। तो 1832 के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह का लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इस विद्रोह का विस्तार सिलगाई क्षेत्र था, ये भी पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है आपका हो विद्रोह। हो देशम, हो लोगों का निवास स्थान, पर कभी मुगलों या मराठों द्वारा मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। पुरहाट के राजाओं का इस पर कुछ प्रभाव होता था तथा वह हो जनजाति से नियमित कर की अपेक्षा करता था। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय व लड़ाका स्वभाव के थे। ये राजा को नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम का प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पुरहाट के राजा व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी इंपॉर्टेंट है के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों और हो के बीच में युद्ध हुआ। इस दमन के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र में लोगों ने पुरहाट के राजा
को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया, वो उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आगे बढ़ने से पहले। होप विद्रोह का दमन कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विवश होकर पोरहाट के राजा ने पुनः मेजर रफसेज की सहायता मांगी। रफसेज ने 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा, जिसका 1 माह तक हो लोगों ने सामना किया। अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना छीन देखकर हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने तथा राजा एवं जमींदारों के प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो ध्यान रखिएगा कितना, तो प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 में कोल विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इम्पोर्टेंट है 1832 में कोल विद्रोह। तब आइए देख लेते हैं कोल विद्रोह के बारे में। तो देखिए कोल विद्रोह कब कब हुआ, तो 1831-32 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था, ये भी पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अतः झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोह का इसका विशेष स्थान है। इस विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति। फिर था आपका अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना। जमींदारों एवं जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न। दिक्यो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी ठेकेदारों एवं व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर, यानी कि उदाहरण स्वरूप 1824 में हड़िया पर कर लगाया गया, पतचुई नामक कर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरिया पर 1824 में पतचुई नामक कर लगाया गया। और यहाँ देख लेते क्या, कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कोल के बारे में। टाइम पीरियड इसका 1831-32 याद रखिएगा। फिर है आपका विभिन्न मामलों के निपटारे हेतु आदिवासियों के परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून लागू किया जाना। इस विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी के 12 गांवों को जमीन छीनकर सिखों को दी गई तथा सिखों ने सिंगरई के 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। इस प्रकार सिंहभूम के बदगांव में जफर अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर इसकी इज्जत लूट ली। इस घटनाओं के परिणाम स्वरूप सिंदराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 1700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंदराय से छीन लिए गए थे। इस हमले के योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी व्यवस्था बंदगांव के बिंदराय मानकी ने की। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार डाला। यह विद्रोह 1831 में प्रारंभ होने के बाद अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में प्रसारित हो गया। तो यहाँ पे देखिए कोल विद्रोह के प्रमुख क्षेत्रों के प्रमुख नेता व दमनकर्ता दिखाया गया है। तो मैं इसको, बहुत सारे नाम हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इतना याद रखना मुश्किल है कौन से क्षेत्र में पार्टिकुलर कितने नेता थे। खास करके आप इसमें याद रखना भी है बिंद रहमान की और सिंध रहमान की, ये दो जगहों के बारे में याद रहमान की यहाँ है। और देखिए इसमें दिया है ये दोनों देख लीजिए आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों द्वारा का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन कारण एस आर्टिकल इन्हें लड़का कोल यानी लड़ाका कोल संबोधित करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एस आर्टिकल ने क्या, लड़का कोल यानी कि लड़ाका कोल से संबोधित किया। हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र इस विद्रोह के पूर्णतः छूता रहा।
इस तो ऐसे पूछ सकता है कि कोल कोल विद्रोह में कौन सा क्षेत्र छूता रहा, तो हजारीबाग। ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत, जो कि सिल्ली निवासी थे, अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए। बुद्धू भगत का कैप्टन इम्पे ने मारा था। बुद्धू भगत को किसने मारा था? तो कैप्टन इम्पे ने। फिर आपका अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है इसमें, विभिन्न हथियारों एवं सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध केवल तीर धनुष से लैस विद्रोहियों ने 2 महीने तक डटकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला। सोचिए कितने हिम्मत वाले वो थे कि जिनके पास हथियारों अ, जो एडवांस टेक्निक होता है, हथियार और सुविधा से लैस, उसके विरुद्ध भी इन्होंने ये तीर कमान से, तीर धनुष से 2 महीनों तक डटकर मुकाबला किया। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगत पाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की। देखिए, कोई अपना ही धोखा देता है तभी वो दूसरे सफल होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग इस जीवन में भी कभी ऐसा भी ना कि किसी को इतना भी मतलब मत बना लीजिए कि उसके धोखा देने से आपका नुकसान हो जाए। तो चलिए, मैं तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उन्हें 1313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। 1832 में सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा बंदगांव सिंहभूम निवासी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह के बाद छोटानागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1800, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस विद्रोह के बाद छोटानागपुर क्षेत्र में बंगाल के समान कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन एक्ट 13 लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, जेपीएससी जेएसएससी दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। साथ ही जंगल महल जिला के समाप्त कर नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसके बाद दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का नाम दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। इस विद्रोह के बाद मुंडा मान की शासन प्रणाली को भी वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अब है अगला, भूमिज विद्रोह। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा चुआड़ कहा जाता था। यह विद्रोह सिंहभूम, ढालभूम तथा साथ बीरभूम, बंगाल तक विस्तारित था। भूमिजों द्वारा संचालित ढालभूम के इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये भी किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, तो गंगा द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती थी। तो आदिवासियों ने अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण कोल विद्रोह के नेता बिंद राय मानकी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर आपको 1798 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के नियमों की अपेक्षा कर गलत तरीके से गंगा गोविंद सिंह को बाड़भूम पर रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया गया था। वह लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। नवनियुक्त राजा ने जनता पर विभिन्न अनैतिक कर कर दिए, जिससे जनता में राजा के प्रति क्या हो गया, असंतोष फैल गया। इसके अतिरिक्त बाड़भूम के दीवान माधव सिंह, जो कि राजा गंगा गोविंद सिंह का सौतेला भाई था, ने चालाकी से अपने चचेरे भाई गंगा नारायण यानी लक्ष्मण सिंह का पुत्र को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी। गंगा नारायण ने अपनी जागीर प्राप्ति हेतु कंपनी शासन से बार बार आग्रह किया, जिसकी हर बार अनदेखी की गई। इस प्रकार विद्रोह को प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियमों को अनदेखी, जनता पर अनैतिक कर, दिकुओं द्वारा जनता का शोषण व गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार था। गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया तथा दीवान माधव सिंह को 26 अप्रैल 1832 को हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। इसके बाद गंगा नारायण ने घटवालों की एक बड़ी सेना के साथ संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाणभूम पर चढ़ाई कर दी। इस अभियान में सूरा नायक, गुली महतो, गर्दी सरकार तथा गंगा नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। इस अभियान के दौरान गंगा नारायण ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया तथा मई 1832 में रसेल के नेतृत्व वाली
तथा नवंबर 1832 में ब्रेडेन व ट्रीमर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया। अब आगे है इसमें, गंगा नारायण द्वारा अंग्रेजों पर इस सफल हमले के बाद नवंबर 1832 में ही अंग्रेजी अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण व उनके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाया तथा इनके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ गया। गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला गया तथा कोल लड़ाकों के साथ मिलकर उसने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर धावा बोल दिया। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते हुए समय गंगा नारायण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5000 रुपये मिले। गंगा नारायण को मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत हो गया। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम व बीरभूम क्षेत्र में था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका भूमिज विद्रोह था उसका क्षेत्र क्या था? तो सिंहभूम व बीरभूम क्षेत्र था। इस विद्रोह के बाद जंगल महल क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किया गया और 1833 के रेगुलेशन एक्ट 13 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया तथा जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया। अब अगला है आपका संथाल विद्रोह, जो काफी महत्वपूर्ण है। पहले देख लेते हैं संथाल विद्रोह का अन्य नाम है हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति, भारत का प्रथम जन क्रांति, कार्ल मार्क्स ने बोला मुक्ति आंदोलन और खूनी विद्रोह। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। इस विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत, ध्यान रखिएगा। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? क्रांति या बगावत। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है ये कि भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किस विद्रोह को दिया गया? तो संथाल विद्रोह के। और किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा इसको। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया और ये सभी आपस में भाई बहन थे। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना के क्षेत्रों को अपना निवास स्थान बनाया और 1815 से 30 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। इस क्षेत्र में बसे संथालों को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के शोषण प्रारंभ हो गया। जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर, ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ब्रिटिश सरकार द्वारा संथालों का शोषण आदि इसके विभिन्न स्वरूप थे। इसके अतिरिक्त भागलपुर में बर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया गया। मतलब ऐसा मजदूरी जिसमें पैसा नहीं दिया जाता था। बेगार करने से मना करने पर इन्हें शारीरिक दंड दिया जाने लगा। इस विद्रोह का प्रारंभ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। 1855 में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। ठीक है। अब आगे विद्रोह के प्रारंभ में पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दीधी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया तथा जेल में विजय मांझी नामक एक संथाल की मौत हो गई। एक संथाल के आक्रमण के रूप में देखते हुए दरोगा की हत्या कर दी, जिसका सभी संथालों ने समर्थन दिया। फिर इसके बाद क्या होता है? 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांव के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया गया तथा विद्रोह का बिगुल फूका गया। तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अपना देश अपना राज। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हूल का मतलब होता है विद्रोह जनजातीय भाषा में। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से पूछा गया कि किसको राजा किसको मंत्री बनाया गया था। तो सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। इस सभा में सिद्धू कान्हू ने घोषणा की, भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो।
किसने कहा? सिद्धू कान्हू ने घोषणा किया कि भगवान उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। इसके साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेश शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व उसके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, तथा धीरे धीरे हजारीबाग, बीरभूम एवं छोटानागपुर आदि क्षेत्रों पर विस्तृत हो गया। हजारीबाग के इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी व अर्जुन मांझी ने तथा बीरभूम में गोरा मांझी ने किया। इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस, सरकारी कर्मचारी का नाश नामक नारा भी दिया गया। किसका किसका नाश? तो जमींदार, महाजन, पुलिस व मतलब जितने भी सरकार के कर्मचारी थे। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लायड के नेतृत्व में एक सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर बारो संथाल के साथ युद्ध में पराजित हो गया। 16-17 सितंबर 1855 को सुंदरा एवं रामा मांझी तथा मुचिया कामनाजेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों एवं गांवों पर कब्जा कर लिया। करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को उपद्रव वाले इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्ण कदम उठाया तथा दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, की सजा दे दी गई। इसके बाद चांद भैरव के बढ़ैत में अंग्रेजों ने गोली, ये भी इंपॉर्टेंट है, बढ़ैत में अंग्रेजों ने गोली मार दी और फरवरी 1856 में कानू भी पकड़ा गया तथा इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन तथा लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए। इस विद्रोह का प्रसार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग नेतृत्वकर्ता कौन? तो जुबाई मांझी व अर्जुन मुंडा व बीरभूम में नेतृत्वकर्ता गोरा मांझी क्षेत्र में भी था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों के बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा, मार्टिलो टावर कहाँ है? तो पाकुड़ में है। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ में रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी और ये देखिए एक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू के थी, मतलब कि उनके याद में। अब है इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 में एक्ट 37 के अनुसार दामिनी को का नाम परिवर्तित कर संथाल परगना कर दिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कब किसके तहत? तो 1855 में एक्ट 37 के अनुसार दामिनी को का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए और 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक, ये भी पूछा गया है, नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। इस विद्रोह का व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। अब है उसके बाद आपका सरदारी आंदोलन, जो कि 1858 से 1895 तक चला, ये भी काफी लंबा चला है। तो देखिए इस आंदोलन को मुल्की व मिल्की यानी कि मातृभूमि व जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है सरदारी आंदोलन का, देखिए भूमि आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक आंदोलन, स्थापना आंदोलन, पुराने मूल्यों की पुनः स्थापना। तो इसमें अभी 3 चरण है। प्रथम चरण है 58 से 81, फिर है 81 से 90 और फिर 90 से 95। तो आइए डिटेल देख लेते हैं इसका। आप इस तरह से डायग्राम बना के अगर मेंस में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप दिखा सकते हैं। तो चलिए सरदारी आंदोलन देखते हैं।
1831-32 के कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले आए थे। काम करने के बाद जब अपने गांव लौटे तो पाया कि उनकी जमीनों को दूसरे लोगों ने हड़प लिया तथा वो जमीन वापस करने से इनकार कर रहे थे। इस हड़पे गए जमीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन के कारणों में शामिल था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो एक तो हड़पे गए जमीन को वापस लेना, फिर बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना। इस आंदोलन में कोल सरदारों को उरांव व मुंडा जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर इस आंदोलन के 3 चरण परिलक्षित होते हैं। प्रथम चरण भूमि आंदोलन के रूप में 1858 से 81 तक, दूसरे चरण पूर्ण स्थापना, ये वाला पूर्ण स्थापना आंदोलन और 1891 से 90 तक, तथा तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन के रूप में 90 से 95 तक। तो चलिए एक चरण वाइज देख लेते हैं। तो प्रथम चरण में होता है आंदोलन का यह चरण अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाने से संबंधित था, अतः इसे भूमि आंदोलन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले चरण को क्या कहते हैं, भूमि आंदोलन। यह आंदोलन छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ तथा दोईसा, खुखरा, सोनपुर, वसिया प्रमुख केंद्र थे। इस आंदोलन का तेजी से प्रचार होने के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा भुईहरी उरांव की जमीन कास्ट के सर्वेक्षण हेतु लाल लोकनाथ की जमींदारी प्रदान की गई। फिर है इस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने भूमि की पुनः वापसी हेतु क्या किया, 1869 में यानी कि 1869 में छोटानागपुर टेन्यूर्स एक्ट लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस कानून में पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनी गई भूईहरी मंझियस भूमि, जो कि जमींदारों की भूमि होती है, को वापस लौटाने का प्रावधान था। इस कानून को लागू करते हुए 1869 से 80 तक भूमि वापसी की प्रक्रिया संचालित रही, जिसके कई गांवों के रैयतों को अपनी जमीनें वापस मिल गई, परंतु राजहंस राजाओं की जमीन, कोड़कर सदानों की जमीन व खूटकट्टी मुंडाओं की जमीन को बंदोबस्ती का प्रावधान इस कानून में नहीं होने के कारण सरदारी लोग पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सके। अब दूसरे चरण में क्या होता है, आंदोलन के इस चरण का मूल उद्देश्य अपने पारंपरिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना था, अतः इसे पुनर्स्थापना आंदोलन कहा गया। इसे द्वितीय चरण को। तृतीय चरण 1890 से 95, इस चरण में आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। आदिवासियों ने अपनी हड़पी गई जमीनें वापस पाने हेतु विभिन्न ईसाई मिशनरियों, वकीलों आदि से बार बार सहायता मांगी, परंतु सहायता के नाम पर इन्हें हर बार झूठा आश्वासन दिया गया। परिणामतः आदिवासी इनसे चिढ़ने लगे। ब्रिटिश शासन द्वारा डीकुओं जमींदारों का साथ देने के कारण आदिवासियों का अंग्रेजी सरकार पर भरोसा नहीं रहा। परिणामतः आदिवासियों ने 1892 में मिशनरियों व ठेकेदारों को मारने का निर्णय लिया, परंतु मजबूत नेतृत्व के अभाव में वे इस कार्य में सफल नहीं हो सके। बाद में बिरसा मुंडा सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय बिरसा मुंडा में, ये प्रश्न पूछा गया है, सरदारी आंदोलन का विलय किस आंदोलन में किया गया, तो बिरसा आंदोलन में हो गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका सपा होड़ आंदोलन, जो 1870 में हुआ था। होड़ का इस विद्रोह अंतर्गत लाल बाबा आदिवासियों के धार्मिक पर बल दिया। लाल बाबा इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा के सेवन से रोका। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना के 200 ध्वारक दल की स्थापना की। किसने की? लाल बाबा ने 200 ध्वारक दल की स्थापना की। इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिकलाल सोरेन तथा भतू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। बंगम मांझी भी विद्रोह के प्रमुख नेता। तो ये प्रश्न पूछा गया बंगम मांझी, तो ये सारे नाम को आप लोग ध्यान में देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। अब उसके बाद है खरवार आंदोलन। तो देखिए, खरवार संथालों का ही एक उपजाति है तथा यह प्राचीन काल से अपना स्वर्ण युग मानते थे। वह अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे।
इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की पुनः स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। यहाँ पे देखिए खरवार आंदोलन की भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है खरवार को ही सॉरी भागीरथ मांझी आंदोलन भी कहा गया, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए इस आंदोलन की भगीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व की शुरुआत 1874, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, में संथाल परगना के क्षेत्र में हुई। भगीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भगीरथ मांझी का नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया। तथा ब्रिटिश सरकार जमींदारों को कर नहीं देने का अपील करते हुए खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु निम्न विचारों को प्रसार किया गया। तो देख लेते क्या है। सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना का परित्याग, सुअर मुर्गा हड़िया व नाचने गाने का परित्याग, सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता के जन्म स्थल पर तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता, संथाल विद्रोह का प्रतिकार तथा उपपंथों की संख्या को 12 तक सीमित करना, उपासक को कासापा होड़ समारोह के साथ उपासना करने वाले, भिक्षु बाबाजी उदासीनता के साथ उपासना करने वाले तथा मेल बरगार बेमन की उपासना करने वाले में वर्गीकरण। इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भगीरथ मांझी व उनके सहयोगी ज्ञान प्रगनैत को गिरफ्तार कर लिया। नवंबर 1870 में दोनों को रिहा कर दिया, जिसके बाद यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुबू बाबा ने किया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिरसा आंदोलन। तो बिरसा आंदोलन का एक यहाँ फिगर दिया गया है। तो देखिए गया मुंडा सेनापति सहयोगी थे इनके, दोका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख और सोमा मुंडा थे धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख। तो चलिए आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। इस आंदोलन को मुंडा उलगना यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया और अन्य कई एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बिल्कुल अभी तक बने हुए हैं तो पेशेंस बना के रखिए, एकदम एक एक प्रश्न आपसे बनेगा। जेपीएससी में देखिए कुल प्रश्न आपको झारखंड से सब मिलाकर 110 प्रश्न हो जाते हैं। 100 प्रश्न इसमें पेपर 2 में और 10 प्रश्न इसमें, तो 200 में आपको 110 प्रश्न अगर मिल रहे हैं और उसमें भी ये सेक्शन से जहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप सेशन को बार बार देखिए, जितनी बार देखिएगा आपका रिवीजन होगा और आपको ये चीज़ें, बहुत नाम है, बहुत ही एक बार पढ़िएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या कहा जाता है मुंडा उलगनान। उलगनान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोग से, आप लोग सहयोग कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे सेशन लेकर आऊँ और इस बुक को बहुत ही जल्द समाप्त करने का प्रयास करूं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बस एक क्लिक पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अगर कुछ लगे तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इतना तो कर ही सकते, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग से। चलिए 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलन में एक सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था, यद्यपि यह आंदोलन राजनीतिक मुंडा स्वतंत्र राज मुंडा या धार्मिक ईसाई मुंडा वापस लाने एवं आर्थिक मुंडाओं का जमीन पुनः स्थापित करना उद्देश्यों से प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो देखिए क्या क्या कारण था, ये बेंच के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा का आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो खुदकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, मुंडाओं के समस्याओं की समस्या के प्रति अदालतों का उदासीनता, 1894 का छटनागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह साधनों पर संकट, इंपॉर्टेंट है।
तो अब आगे है इसमें देखिए 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने सिंगोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया तथा विभिन्न बोंगाओं यानी देवताओं के स्थान पर सिंगोंगा की अवधारणा करने पर आराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगोंगा का दूत इंपॉर्टेंट है घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंगोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य सिंगोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में केशवरवाद का विकास था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह के समय रांची का उपयुक्त स्टेट फील्ड था। इस आंदोलन में गया मुंडा जो कि सेनापति, दोका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख तथा सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तारित किया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मुंडा आंदोलन के समय कंटोग बाबा कंटोग नामक गीत प्रमुख था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडू, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडू मतलब अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी का राज समाप्त हो गया है का ऐलान किया गया। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया। पहली बार कब? तो 24/8/1995 से 30/11/97 तक अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा गिरफ्तारी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तारी। और दूसरी बार कब किया गया? 3/2/1990 से 9/6/1900 1900 तक, 90 में बोल दिया, सॉरी, 3/2/1900 से 9/6/90 तक। पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है रिहा होने के पश्चात बिरसा मुंडा ने पुनः लोगों को संगठित करना शुरू किया तथा गांव-गांव घूमकर लोगों को हथियार बंद करना प्रारंभ कर दिया। और 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने 400 सहयोगी के साथ खूंटी थाना पर हमला कर दिया। 1898 में तजना नदी इंपॉर्टेंट है के किनारे मुंडा विद्रोही और अंग्रेजी सेना के बीच हुए एक लड़ाई में अंग्रेजों की पराजय हुई। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने डोबरूबुरु इंपॉर्टेंट है डोम्बारूबुरु में आयोजित एक सभा, ये क्वेश्चन 7th जेपीएससी में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया तथा 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस बार बिरसा मुंडा के ठेकेदारों, हकीमों, जागीरदारों, ईसाइयों को मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुयायियों ने आक्रामकता दिखाते हुए गिरजाघरों को आग लगाना प्रारंभ कर दिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचारों का प्रकाशन किया। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाल नामक समाचार प्रमुख पत्र था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बिरसा के विद्रोहियों 1900 में डोम्बारी पहाड़ी सैल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया। अंग्रेज अधिकारी फोर्बेस व स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों को जलियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बंद गांव के जगमोहन सिंह शागिर्द वीर सिंह माहली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 फरवरी 1900 को चकरधरपुर के जमकोपाई जंगल चकरपुर में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी कर लिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कब हुआ, टाइम पीरियड और साथ में कहाँ से। तो 3 फरवरी 1990 को चकरधरपुर के जमकोपाई जंगल से। फिर यहाँ पे देखिए 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। इस आंदोलन में शामिल 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया जिसमें 3 को फांसी दी गई और 44 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा 47 लोगों को कड़ी सजा दी गई जिसमें गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 में गुमला को एवं 1903 में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया व नए न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया तथा व बेगारी व प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई।
इसी विद्रोह का परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट पारित किया गया। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था यानी खूट कट्टी को पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ साथ लगान की दरों में कटौती की गई। बिरसा मुंडा का आंदोलन अपने मूल उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना को पाने में तो असफल रहा, परंतु इसके पृथक झारखंड के निर्माण हेतु आधारशिला तैयार कर दी। अब है नेक्स्ट जो है आपका टाना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था। तो यहाँ पे एक डायग्राम वाइज दिया है, देख लेते हैं उसमें क्या है। तो आइए देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए प्रथम चरण जतरा भगत के द्वारा और द्वितीय चरण में शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत और देवमणि और तृतीय चरण में राष्ट्रीय आंदोलन का दौर। तो आइए देख लेते हैं टाना भगत आंदोलन के बारे में। पेशेंस बना के रखिए, बस थोड़ा ही और बचा है, आप लोग घबराइए मत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर देखिए जहाँ मतलब हर आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस सेशन को पूरा देखिए और एक बार में आपको याद नहीं होगा, 2-3 बार करके देखिए। चलिए देखते हैं ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत जतरा उरांव के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 में गुमला से हुआ। तो इम्पोर्टेंट है किसके नेतृत्व में हुआ, तो जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1914 को। कहाँ हुआ, तो गुमला। बस ये 3 चीज पहले याद कर लीजिए आप लोग। फिर है इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना गया। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है कि किस विद्रोह को, किस आंदोलन को बिरसा मुंडा विद्रोह का विस्तार माना गया। तो ध्यान रखिएगा ताना भगत आंदोलन को। यह एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा को त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंद तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भिखू भगत तथा सिसाई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। इस आंदोलन को प्रारंभ कुरुख धर्म आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, के नाम से जाना गया। काफी इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन का प्रारंभ में क्या नाम से जाना गया, तो कुरुख धर्म आंदोलन से जाना गया, जो कुरुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उसे शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के 2 माह बाद जतरा भगत की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। मांडर में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शिबू भगत द्वारा टाना भगत भक्तों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप टाना भगत 2 भागों में विभक्त हो गए। एक सेकंड। इसमें मांस खाने वाले वर्ग को जुल्हा भगत तथा शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत यानी कि अरवा चावल खाने वाले का नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ पे क्या है, जतरा भगत आंदोलन का पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ यह आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और 1916 ईस्वी के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ पलामू तक फैल गया। टाना भगतों ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग रखी। राजा ने इस मांग को अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण टाना भगतों राजा के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन का विस्तार सरगुजा तक हो गया। फिर है आपका 1919 में छोटानागपुर प्रमंडल में ताना भगत आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देविया भगत, सिंहा भगत, माया भगत और शुक्रा भगत को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी गई, परंतु आंदोलन जारी रहा। दिसंबर 1919 में तूरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। ताना भक्तों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 में असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। इस दौरान टाना भक्तों ने शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनों ने अपनी भागीदारी आदि द्वारा असहयोग आंदोलन को मजबूत किया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर टाना भक्तों ने चरखा व खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के अनुसार टाना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। तो पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर चरखा व खादी वस्त्रों का अनुसरण किया, तो ध्यान रखिएगा टाना भक्तों ने किया था। टाना
भक्तों ने कांग्रेस के 1922, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, 1922 में गया अधिवेशन के 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिए। 1930 में सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर न देने का आंदोलन चलाया, जिसमें प्रभावित होकर टाना भक्तों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी, इंपॉर्टेंट है, 400 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। ताना भक्तों ने विकास हेतु 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया तथा 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब है इसमें हरि बाबा आंदोलन, जो कि 1931 में हुआ। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुका हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। यह प्रकार का शुद्धि आंदोलन था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। इस आंदोलन में बारकेला क्षेत्र में भूता गांव निवासी सिंगराई हो, बड़ा हातू क्षेत्र में बामिया हो तथा गढ़िया क्षेत्र के हरि दूल्हा एवं बिरजो हो को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। यह आंदोलन भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। तो देखिए, ये अभी तक हम लोग जितने आंदोलन थे सारे को कवर कर लिया। और यहाँ पे देखिए एक नजर में दिया गया टेबलर फॉर्म में कि आंदोलन का नाम क्या था, संबंधित क्षेत्र क्या था, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए, अवधि क्या थे, नेतृत्वकर्ता के थे और दमनकर्ता कौन थे। तो चलिए देख ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, हम लोग जितना भी पढ़ के आए हैं वही। ढाल विद्रोह, ढाल भूमि में टाइम देख लीजिए, मैं सिर्फ बताऊंगा क्षेत्र और ये उनके नेतृत्व करता है, आप लोग बाकी देख लीजिएगा खुद से। ढाल विद्रोह ढाल भूमि में जगन्नाथ ढाल उसके नेतृत्व करता था। ऐसे पूछा ये भी जाता है, दमन करता भी और टाइम पीरियड भी। देखिए जैसे ये पूछा गया, स्टार है, जहाँ जहाँ वो पूछा गया है। तो चलिए देख ही लेते हैं। ढाल विद्रोह ढालपुर में 1767 से 1777 जगन्नाथ ढाल के द्वारा आज के गंभीर रूप के मारे गए। ज्वार विद्रोह ज्वार क्षेत्र में 1769 से 1805 रघुनाथ गुडियार ने नेतृत्व किया था। ये दमन करता थे, ध्यान रखिएगा। तेरो विद्रोह पलामू हुआ था 1770 से 18, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चित्रजीत राय और जगन्नाथ सिंह इसके दमन करता था, जैकब कैमक। फिर है भोगता विद्रोह पलामू में 1770-71 में जयनाथ सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया और दमनकर्ता उसके थे के जैकब कैमक। फिर है घटवाल विद्रोह, ये रामगढ़ में किया गया 1772-73 में। विभिन्न घटवाल सरदार इसके नेतृत्व करता थे और दमन करता थे, जे कैमक। अच्छा, ये दोनों के सेम थे तीनों के। फिर है पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में 72 से 82 में जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी इसके नेतृत्व करता थे, क्लीवलैंड उसके दमन करता थे। तमाड़ विद्रोह रांची पंचायत और बीरभूम क्षेत्र में 1782 से 1821 तक अलग अलग चरणों में विभिन्न नेता थे, विभिन्न अंग्रेजी अधिकारी भी थे। इसमें बस यही याद रखना कि तमाड़ विद्रोह का क्षेत्र और टाइम पीरियड। तिलका आंदोलन भागलपुर में 83-85 में तिलका मांझी द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। क्लीवलैंड और आर्कवुड द्वारा। हो विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोल्हान में 1820-21 में पोटो सरदार द्वारा, मेजर अफसेज इसके दमन करता थे। कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़ सभी क्षेत्र में, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र को छोड़कर कोल विद्रोह का क्षेत्र था, तो हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्र में था। और ये कब हुआ था, तो 1831-32 में देखिए पूछा गया। अब विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेता थे, अब विभिन्न अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि ये बहुत सारे क्षेत्र में थे। भूमिज विद्रोह बारभूम सिंहभूम में 1832-33 में नेतृत्व करता था इसके गंगा नारायण, पूछा गया क्वेश्चन है। और के विल्किंसन इसके दमन करता थे। संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में 1855-56 में सिद्धू खान नेतृत्व करता और के अलेक्जेंडर उसके दमन करता। सरदारी आंदोलन क्षेत्र नहीं है इसका, 58-95 विभिन्न कोल सरदार द्वारा। सपाहोड़ आंदोलन 70 में इसके नेतृत्व करता था लाल एमरम। खरवार आंदोलन इंपॉर्टेंट है, खरवार आंदोलन संथाल परगना में 1874 में भगीरथ मांझी के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम VVI है। फिर मुंडा उलगुलान है रांची खूटी 1895-1900 VVI, बिरसा मुंडा और इसके दमन करता थे के फारबेस व स्ट्रीट फील्ड। थाना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत, पूछा गया क्वेश्चन। जितने ब्लू में देख रहे हैं वो ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। हरि बाबा आंदोलन जो स्टार लगा हुआ, सिंहभूम क्षेत्र में 1931 में हरि बाबा उर्फ दुखा हो, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दुखा हो से किनको बोला जाता था, तो हरि बाबा को, ध्यान रखिएगा।
के का मतलब कैप्टन, एम का मतलब मेजर और लेफ्टिनेंट जो यहाँ पर दिया गया है ठीक है। अब झारखंड प्रमुख आंदोलन का 18 प्रारंभ, तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम वाइज मैप वाइज बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, काफी अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको अभी। पलामू, पलामू क्षेत्र यहाँ है। 1800 नेतृत्व थे नीलांबर पीताम्बर और अंग्रेज अधिकारी थे ले जनरल। अच्छा, स्थान दिया गया है। फिर है चतरा, चतरा का देखिए तो मैं ये आपको इसको क्षेत्र वाइज दिया गया है, कब कहाँ क्या हुआ, उसके नेतृत्व करता है आंदोलन क्रांति के। अच्छा, ये 1857 क्रांति का था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। वो आंदोलन सारा अलग था और 1857 में क्रांति का क्षेत्र कौन सा था और उसके नेतृत्व करता कौन थे और उसके दमन करता कौन थे। तो चलिए ये अच्छा है, बहुत अच्छा दिया गया है। तो पलामू क्षेत्र में 26 सितंबर 1857 को नेतृत्व करता था नीलांबर पीताम्बर, अंग्रेज कार्य था ले जनरल कौन थे, एक सेकंड इसको क्लीन करने दीजिए, ठीक है। चलिए ले जनरल ग्राहम थे। चतरा क्षेत्र जो कि यहाँ है 2 अक्टूबर 1857, नेतृत्व करता थे जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। उपायुक्त थे मेजर सिम्पसन और दमन करता था मेजर इंग्लिश। हजारीबाग में कब हुआ था, तो 30 जुलाई 1857, नेतृत्व करता था जयमंगल पांडे, नादिर अली और माधव सिंह। उपायुक्त थे मेजर सिम्पसन, दमन करता था मेजर इंग्लिश, दोनों के सेम थे। फिर देवघर क्षेत्र में 12 जून 1857 को झारखंड में क्रांति का प्रारंभ हुआ था। स्थान था रोहनी गांव और दमन करता था मेजर मैकडोनाल्ड। फिर है आपका धनबाद, धनबाद में 5 अगस्त 1857 को नीलमणि सिंह के द्वारा किया गया। उपायुक्त था जीएन ऑक्स और दमन करता था माउंटगोमरी। फिर है आपका रांची, 2 अगस्त 1857 को नेतृत्व करता था ठाकुर विश्वनाथ, सहदेव पांडे और गणपत राय और आयुक्त वहाँ डाल्टन। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा सिंहभूम, 3 सितंबर 1857, नेतृत्व करता अर्जुन सिंह, आयुक्त में एम सिस्मोर। तो इस तरह से 1857 का जो आंदोलन हुआ था विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पे, 1 2 3 4 5 और 6 क्षेत्रों पे, मुख्यतः 6 से 7 क्षेत्रों पे, 7 क्षेत्रों पे है। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा था झारखंड का जनजातीय विद्रोह, वो बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, काफी समय लगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हम बिल्कुल आपका पूछा जाएगा। चलिए हम लोग इसको भी समाप्त कर लिए। बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। और चलिए बहुत जल्द हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, जिसका नाम है स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल उस सेशन को देखना नहीं भूलिएगा। प्लेलिस्ट दिया गया है आपको, झारखंड सार संग्रह उड़ान 2023, आपका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा, आप वहाँ पे दिख जाएगा। तो इससे पहले जितने सेशन सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं, सारे सेशन आपको दिया गया है, तो एक एक करके देखते जाइए, आपका तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग को ऑल द